मेरा नाम आमिर एजाज है। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कोरंगी क्रॉसिंग में रिहाइश पजीर हूँ। स्टिल आपके पास मुलाकात के लिए हाजिर हुआ हूँ। इंग्लिश। मेरे पास दूध वाली बकरियाँ हैं अड़ी। अगर आपको चाहिए तो बंदा नाचीज़ हाजिर है। आपको देखकर मुझे भी शौक़ पैदा हुआ है। आपके व्लॉग देखता रहता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये उन्होंने मुझे नमाज से पहले पर्ची दी है। ये मैंने कहा फिर मैं ये सबको पढ़ के सुनाऊंगा। असल में मेरे कुछ व्लॉग्स हैं जिन पर लोग कुछ एतराज़ कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब आलतू फालतू किस्म के व्लॉग बना रहे हैं जो मुफ्ती साहब की पर्सनैलिटी पे जचते नहीं हैं। कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं। कभी मुंह पर रुमाल लपेट कर बकरी खरीदने जा रहे हैं कभी मंडी में गाय खरीदने का व्लॉग बना रहे हैं। क्या छिछोरी हरकतें मुफ्ती साहब ने शुरू कर दी। अच्छा, मेरा एक बयान भी लोग चला रहे हैं साथ में ना काट के कि तुम अपने मामू के जा रहे हो। तुम अपनी व्लॉगर यही तो कर रहे हैं। मैं अपनी नानी के जा रहा हूँ, मैं अपने मामू के जा रहा हूँ, आज मैं अपनी सास से मिल। तो मैंने उस पर उनका थोड़ा सा रिकॉर्ड लगाया कि अबे तू मामू के जा रहा है तो चला जा, हमें क्यों बता रहा है। तू मामू के जा रहा है तो चला जा। चलो वो तो पैसा कमाने के लिए बना रहा है। आपके पास इतना फालतू टाइम है, आप भी देख रहे हैं। अभी व्लॉगर्स क्या कर रहे हैं, मेजॉरिटी कोई मोटिवेशन नहीं, कोई काम नहीं, बस आज ये लग रहा है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, लोग देख रहे हैं। तो किसी ने मेरे ऊपर रिकॉर्ड लगाया मेरा कि आप भी तो यही काम कर रहे हो। मैं बकरी खरीदने जा रहा हूं। और भाई तुम जा रहे हो, जाओ खरीद के आ जाओ। दुनिया को क्यों दिखा रहे हो आज मेरी मुर्गी ने अंडा दे दिया, आज मेरी मुर्गी के अंडे से चूजा निकल गया। यही होता है ना हमारे व्लॉग में। आज हम गाय खरीदने जा रहे हैं, आज अहमद की टिंड हो गई है, ना चाहते हुए भी उसकी क्या हो गई, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। आपको पता नहीं, पूरा वाकया मैंने व्लॉग में बताया नहीं। हुआ ये कि हमारा एक गार्ड है, शम्स नाम है उसका। मैं पूरा वाकया अहमद के साथ जो हुआ ना, मेरे बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ है वो मैं बता रहा हूं। और एक मेरा शागिर्द है शफीउल्लाह। कई महीने पहले हुआ ये कि मैंने इसको बाल कटाने के लिए भेज दिया हेयर ड्रेसर के पास, नाई के पास। तो शफीउल्लाह ने जाके इसकी टिंड करा दी। इसको बड़ा गुस्सा आया कि मेरी टिंड क्यों कराई है। मैंने बाल कटवाने का कहा था, घर वालों ने भी बोला था बाल छोटे करा दो, टिंड नहीं कराओ। उसके दिल में बैठ गया शफीउल्लाह का खौफ। शफीउल्लाह हमारा खादिम है ना, शागिर्द भी है। शफीउल्लाह का खौफ बैठ गया मेरे बच्चे के दिल में कि ये जब लेके जाएगा तो टिंड कराएगा। अब 1 महीने से घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए थे, भाई बच्चे के बाल कटवा दो, बकरे जैसे बाल हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। 1 महीना पहले से मेरे पास अवेलेबल बंदा शफीउल्लाह ही था। मैं शफीउल्लाह को कहता अहमद को, छोटे बच्चे को ले जाओ बाल कटाने के लिए। अहमद कहता शफीउल्लाह के साथ नहीं जाऊंगा, ये टिंड करा देगा। मैंने शफीउल्लाह को बोला भाई इसकी टिंड नहीं करानी, बाल छोटे कराने हैं। बच्चे ने बोला नहीं अब्बू मैं नहीं जाऊंगा, ये टिंड करा देगा। 1 महीना इसी तरह प्रोग्राम डिले होता रहा, यहां तक के बकरीद सर पे आ गई। 2-3 दिन रह गए बकरीद में। घर वालों ने कहा भाई इसको भेज दो। मैंने कहा भाई मेरे पास अवेलेबल शफीउल्लाह है और मैं बेटा उसको समझा रहा हूं कि बाल छोटे करा देना, वो इतना बेवकूफ थोड़ी है। लेकिन बच्चे के ना लाशूर में ये बात बैठ गई कि शफीउल्लाह क्या करा देता है, टिंड। मैं शफीउल्लाह के साथ नहीं जाऊंगा, जो हमारा गार्ड है ना शम्स, उसके साथ जाऊंगा। मैंने हथियार डाल दिए। मैंने कहा शम्स भाई ईद आ रही है, इसके बकरे जैसे बाल हो गए हैं, तू इसको ले जा यार, उधर नाई के पास ले जा और टिंड नहीं कराना, खुदा के लिए इसकी टिंड नहीं कराना। बहुत समझाया। शम्स ने बोला बेफिक्र ने। मैंने कहा ये 1 महीने से जा नहीं रहा कि टिंड ना हो जाए, और वैसे भी अब तो टिंड और बुरी कि ईद आ रही है ना, बिल्कुल ही ये ऐसे ही है, शादी वाले दिन आप गंजे होके बैठ गए सही। हुआ ये कि जब बच्चा आया तो फुल टिंड हुई हुई थी उसकी। मुझे बच्चे का खौफ नहीं, घर वालों का खौफ कि मेरा क्या होगा कालिया। घर वाले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं भाई। 1 महीने से ये फड्डा चाचा, घर वालों ने भी बहुत ताकीद से टिंड नहीं होनी चाहिए इसकी। मैंने भी कस्में और पूरे जितने भी
रहन रखवा सकता था जो जो जायदादें, कि भाई टिंडी होगी, जो श्योरिटी आपने लेनी है, जो तसल्ली नहीं होगी, टिंड बेफिक्र रहो। जब मैं आया तो रिपोर्ट ये मिली कि उसकी टिंड हो चुकी है। मैंने शम्स को बुलाया, मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा यार 1 महीने से ये झगड़ा घर में चल रहा है, टिंड नहीं करानी, टिंड नहीं करानी, बच्चा भी कह रहा है, बच्चे की मां ने भी बोला हुआ है। मैंने कहा या तो मेरी भी टिंड करा दे एहतजाज में। मुझे बड़ा गुस्सा आया शम्स के ऊपर, यार तुम्हें 100 दफा समझाया है। शम्स कहता है, रोने वाला हो गया ना बेचारा, कह रहा हुआ ये कि ये रो रहा था, कुर्सी पे बैठ नहीं रहा था। मैंने कहा इसके लिए पापड़ ले आता हूं दुकान से, सामने शॉप से क्या ले आता हूं, पापड़ खाता रहेगा और बाल कटते रहेंगे। कह रहा है मैं पापड़ लेने गया हूं, वापस आया तो आधी टिंड हो चुकी थी। सही, तो जब आधी हो ही गई है तो अब आधी तो और बुरी लगेगी ना। कह रहा है आप मुझ पे गुस्सा ना करो, मैं उससे पहले लड़ चुका हूं नाई से, इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या थी तुम्हें। खैर जी, हमने कहा हम तो अब घर जाने के काबिल रहे। खैर मैं काफी देर बाद गया, मुझे लगा कि अब थोड़ा गुस्सा, तो वो कैप पहन के घूम रहा है। आजकल के बच्चों के भी तो, हम तो यार टिंडे होते थे, टिंडे पिंडे घूम रहे होते थे। तो ये इसलिए ये टिंड का वाकया अजीम वाकया है, ये हल्का वाकया। मैंने कहा बेटा तेरा तो प्रोग्राम बढ़ गया। टिंड भी उस दिन हुई है जिस दिन तो टिंड नहीं चाह रहा, 1 महीने से रोना डाला हुआ था उसने। अच्छा खैर ये तो मजाक की बात आ गई। तो देखो बच्चे घर में होंगे तो लाइफ को एंजॉय करोगे। जिन कमबख्तों के घर में बच्चे ही नहीं है, उनके घर में न टिंड के वाकयात होते हैं न बालों के वाकयात होते हैं। मैं बार बार कहता हूं, हमारे नाना से कोई पूछता था कि घर में खैरियत है, वो कहते थे खैरियत कमबख्तों के यहाँ होती है, बदकिस्मतों के यहाँ होती है। जिनके घर में अफराद होते हैं, बेटे बेटियां पोते नवासे बहुएं दामाद, उनके घर में खैरियत नहीं होती। समझ रहे हो क्या मतलब? ये खैरियत ना होना भी खुशियां हैं। खैरियत डिफेंस के उन 1000 गज के बंगलों में है जहां मियां बीवी रहते हैं, खैरियत ही खैरियत है। और दीवारें हैं, बड़े बड़े वॉशरूम हैं, कमरों जितने, इतने बड़े बड़े वॉशरूम बना लिए उन्होंने, इतने बड़े बड़े। मुझे लोग दिखा रहे होते हैं ये बेडरूम, ये अबे बेड बहुत है, बंदा है ही नहीं, क्या करने, एक मंजी लाके डाल दो यार बस। घर में अफराद हो तो रौनक होती है मेरे भाई, डिप्रेशन खत्म होती है, खुशियां मिलती हैं। जिन घरों में बच्चे नहीं है, ईद बकरीद का मजा नहीं है ही नहीं कुछ। तो इसलिए अपने आप को फैमिली प्लानिंग वालों के चक्कर में बर्बाद मत करो, घरों को आबाद करो। घर दीवारों से फर्नीचर से आबाद नहीं होते, फर्नीचर होटलों में भी होते हैं। दीवारें होटलों की ज्यादा अच्छी होती हैं, वॉशरूम होटलों के 5 स्टार होटल का वॉशरूम बहुत अच्छा होता है। 20-20 तो तौलिए लटके हुए होते हैं, आदमी यही देख रहा होता है ये वाला तौलिया किस काम के लिए, ये टॉवेल किस काम के लिए, ये नाक पोंछने के लिए, ये सर साफ करने के लिए, घुटने, 20 किस्म के टॉवेल रखे हुए होते हैं। तो फिर वहीं क्यों नहीं रह जाते? मैं तो बड़े बड़े लग्जरी होटलों में ठहरा हूं, फिर भी घर भागने का दिल करता है, क्योंकि होटल में सब कुछ है, अफराद बोलो नहीं है। इंसान की नेचर है भाई, उसको बंदा चाहिए, औलाद चाहिए, बीवी बच्चे चाहिए उसको, फिर बुढ़ापे में पोते नवासे भी चाहिए। समझते हो? हमारी तो अब नवासी घर में आती है, वो अलग स्टाइल की है, दिल बहलाती है, वो अलग उसकी हरकतें हैं, पिद्दी सी घूम रही होगी ऐसे पूरे घर में। तो ये खुशियों से तुम्हें गोरों ने महरूम कर दिया। गोरों के पास इसका ऑल्टरनेट पता है क्या है इन खुशियों का? कुत्ता। पूरी तशदीद के साथ मैं ये लफ्ज पढ़ता हूं, कुत्ता। गोरे ने बाप का ऑल्टरनेट भी तलाश कर लिया, कुत्ते पाल के। मां का ऑल्टरनेट भी तलाश कर लिया, कुत्ता पाल के। बीवी का ऑल्टरनेट भी क्या है? कुत्ता। बच्चों का ऑल्टरनेट भी क्या है? कुत्ता। ऐसे बयान जब मेरे नेट पे जाते हैं, लोग कहते हैं इतना भी नहीं है मुफ्ती साहब, वहां भी फैमिली वाले लोग हैं भाई, बहुत थोड़े हो गए, सिमट गए हैं। मैं कब मना कर रहा हूं कि नहीं है, क्या हो गए हैं? सिमट गए। मेजॉरिटी की ऐसी की तैसी हो गई, और वो अब आपको भी इसी ट्रैक पर लेकर आ रहे हो। इसलिए भाड़ में जाए ऐसी की तैसी, अल्लाह पे तवक्कुल करो। क्या बात है, नहीं मिलेगा ना खाने को तो कुछ नहीं होता यार, एक दिन भूखा रह लो, मरोगे नहीं।
मरता भूख से जल्दी नहीं है। आप कहते हो मेरे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए एक्चुअली पैसे नहीं है, तो मेरा बयान लोग चला रहे होते हैं टमाटर बेचे। लोग कहते हैं हाँ टमाटर बेचें, इससे बेहतर नहीं है 2 बच्चे तमीज के हों उन 15 बच्चों से जो टमाटर बेच रहे हों। ये ऐसी सेंसलेस बातें करते हैं ना ये। इनका पता है क्या मकसद है कि हर बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, बैंक मैनेजर बने, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर बने। ये पॉसिबल ही नहीं है। आबादी का रेशो जब बढ़ता है ना तो ऑफिसर लेवल कम होते हैं और नीचे। जब आपने सबको एमबीए करा दिया, मैनेजर बना दिया, तो कंपनी तुम्हारा बाप चलाएगा। अफराद तो वो फिर पता है क्या होगा, डिग्रियां लेके घूमेंगे, जॉब मिलेगी नहीं। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लोग कहते हैं जॉब ना करो बिजनेस करो। भाई ये तरगीब देने की हद तक तो ठीक है, प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। इसकी एक मिसाल देता हूं। चंद दिन पहले मेरे पास एक बहुत बड़े ताजिर आए, बहुत बड़े ताजिर। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन मेरे पास जब मुलाजिमीन थोड़ा सा काम सीखते हैं तो बजाय जॉब करने के अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। आप उनको मना करें काइंडली ये काम ना करें, इससे तो हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं। मैंने कहा मैं ऐसा करता हूं, उनको तरगीब देता हूं कि आप बिजनेस कर लें, और आपको कहता हूं काइंडली आप ये काम ना करें। उनका बिजनेस चलाने के लिए उनकी कंपनी में आप मुलाजिम बन जाएं। मैंने कहा भाई ये नेचुरल है, जब बहुत सारे लोग बिजनेस करेंगे तो बिजनेस चलाने के लिए उनको अफराद भी तो चाहिए होंगे ना। तो जब उनको अफराद नहीं मिलेंगे तो वो बिजनेस छोड़ेंगे, जब छोड़ेंगे तो वो किसके मुलाजिम लगेंगे। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कुदरत का निजाम है। सारे 17 ग्रेड के ऑफिसर बन ही नहीं सकते। ऑफिसर की डेफिनेशन ये है कि उसके मातहत नीचे बहुत सारे लोग हो, तो लोग होंगे तो ऑफिसर बनेगा ना। तो पागलों वाली बातें करते हैं, इनके पास सेंस नहीं है बिल्कुल। तो आप नस्ल बढ़ाओ मेरे भाई, ये कुदरत फैसला करेगी कि कितने लोगों ने ऑफिसर बनना है, कितने लोगों ने मजदूर बनना है, कितने लोगों ने टमाटर बेचने हैं, कितने लोगों ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर बनके जॉब करनी है, किसने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। ये मैं और आप फैसला नहीं करेंगे, ये फैसला नेचर करती है। और आबादी के रेशो के लिहाज से नेचर खुद एडजस्ट कर रही होती है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। ऐन मुमकिन है 2 बच्चे हो वो टमाटर बेचे, ऐन मुमकिन है 18 हो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए हो, करोड़पति बने हुए हो। तो ये फैसला आप कर ही नहीं सकते। ये किसके हाथ में है? कुदरत के हाथ में। तो ये अजीब किस्म की मंतिक लोगों ने चलाई हुई है, बेवकूफों वाली। तो मेरे भाई वो बात तो मैं बहुत दफा कर चुका हूं। मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, व्लॉग की बात कर रहा था। तो ये जो मेरे व्लॉग होते हैं ना, मुर्गी अंडा दे रही है, आज मेरी मुर्गी ने चूजा निकाला, आज मैं भैंस बदल के बकरी खरीदने जा रहा हूं, ये व्लॉग बराए व्लॉग नहीं होते। अगर मैं प्रोफेशनल व्लॉगर होता तो इतनी बदतमीजी से व्लॉग ना बनाता मैं। जो प्रोफेशनल व्लॉगर होते हैं ना, उनके व्लॉग देखो, उनका स्टैंडर्ड और हमारे स्टैंडर्ड में जमीन और आसमान। हमारा इंतहाई थका हुआ कंटेंट होता है, इंतहाई थका हुआ, समझ रहे हो। अभी मुझे अमेरिका में किसी ने वो गिफ्ट किया है स्टैंड, वो भी पता नहीं किधर घूम गया, तलाश कर रहा हूं कि मुफ्ती साहब मोबाइल हिराया तो नहीं करो ना, इसी मोबाइल से बन रहे हैं। इसका मकसद व्लॉगिंग नहीं है, इसका मकसद मोटिवेशन है, ताकि आपको जानवर पालने की तरगीब हो। अभी जिसने पर्ची दी ना, वो मैंने पढ़ के इसलिए सुनाई है, उसको मेरे व्लॉग देख देख के बकरियां पालने का शौक पैदा हो गया, समझते हो। तो ये अच्छी बात है ना, बकरी पालने का शौक पैदा हो गया। कुछ पबजी से तो हटाना कम से कम। दूध आएगा घर में, ऑर्गेनिक दूध आएगा, खालिस दूध आएगा, तवाज़ो पैदा होगी, ऑर्गेनिक गोश्त खाने को मिलेगा, जानवरों की नस्ल बढ़ेगी, गोश्त क्या होगा इससे? सस्ता होगा। बाहर मुल्कों में इतना मोटिवेट किया जाता है ना जानवर पालने वालों को कि आपकी सोच है, वो गरीब मुल्क नहीं है, अरबपति मुल्क है, फिर भी गाय बकरी पालने वालों को मोटिवेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अरबपति मुल्क हैं, आप गरीब मुल्क हो और आप बकरियां पालने वाले को डिमोटिवेट कर रहे हो। नॉर्वे में मैं जब था ना, इतना अरबपति मुल्क है, वहां कहते हैं गाय पालोगे ना, गाय मर गई तो हिसाब देना है आपने, अल्लाह को बाद में हिसाब दोगे, हुकूमत को पहले। मरी क्यों? ठीक है ना। वो कहते हैं हमारा मुल्क का एक सरमाया जाया हो गया, और हम गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क है, और हमारे यहां लोगों को कोई हौसला अफजाई नहीं हो रही कि आप मुर्गियां पालो, ये प्रोडक्ट बढ़ेगी तो गोश्त सस्ता होगा ना। क्या ख्याल है? दूध सस्ता होगा, गोश्त सस्ता होगा, पबजी से हटेंगे लोग, वीडियो गेम से हटेंगे लोग। तो ये तरगीब देना। और बकरीद के व्लॉग जो मैं बनाता हूं, उससे मुसलमानों के मजहबी त्यौहार को सेलिब्रेट करने की मोटिवेशन है इसमें। ये त्यौहार है तो इसको तबीयत से इंजॉय किया करो, समझ रहे हो। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अहले इस्लाम में मजहबी त्यौहारों को मनाने का जज्बा भी खत्म हो रहा है। इससे आपका मजहब से रिश्ता क्या हो जाएगा? कमजोर। कितने लोग हैं यूरोप अमेरिका में, उनको ना ईद का पता चलता है,
ना बकरीद का पता चलता है। एक बात बयान करके बस मैं ये टॉपिक ख़त्म करता हूँ। देखो, मज़हब जितना भी कमज़ोर हो जाए ना, सबसे आखिर में पता है क्या चीज़ छूटती है? मज़हब के त्यौहार। हिंदू जितना भी सेकुलर होगा, अपनी जो मजहबी ईद है उसमें वो अपना हिंदू होना साबित करेगा। ईसाई सेकुलर हो गए, एथियस्ट हो गए, क्रिसमस के दिन वो ईसाई बनते हैं। तो सबसे आखिर में मजहब की जो चीज छूटती है ना, वो क्या छूटता है? त्यौहार। तो अगर किसी कौम से मजहब के त्यौहार छूट गए ना, ईदें छूट गई, इसका मतलब वो मजहब खत्म, नामो निशान खत्म। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों मुसलमान हैं मगरिबी मुल्कों में जिन्हें ना ईद का पता चलता है और ना बकरा ईद का। ये बहुत डेंजरस बात है। इसका मतलब आपका मजहब से जो आखिरी गिरा थी ना, वो गिरा भी खत्म हो गई। तो इसलिए अपने त्योहारों को बचा के रखना, ये हमारे मजहब का हिस्सा है, ये हमारे मजहब का हुक्म है। तभी मैं जब यूरोप अमेरिका जाके बयान करता हूं ना, उन लोगों को बोलता हूं, भाई रमजान को सही तरह से मनाया करो, पता चले दुनिया को रमजान आया मुसलमानों का। करो दावतें एक दूसरे की, इज्तिमाई इफ्तारियां करो, ईद को सही तबीयत से मनाया करो, पता चले ईद का दिन है। बकरीद को तबीयत से मनाया करो, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा होता हूं। ऊंट पे बच्चे बैठ के घूम रहे हैं, ऊंट आ रहा है जा रहा है, इससे हमें शो मारना मकसद नहीं है। हम तो जो बेचारा ऊंट लेकर आए थे, वो तो खुद ज़कात का मुस्तहिक लग रहा था, ठीक है। या तो मैं लाया होता ना 30 लाख का ऊंट, फिर शो मार रहा होता, तो आप कहते यार आप अकेले ने थोड़ी ऊंट खरीदा। हम जो बछड़ा लेकर आए हैं वो कोई ऐसा थोड़ी 50 लाख का बछड़ा था, कोई नॉर्मल बछड़ा था। बाद में जाके दांत चेक किए कि पूरे हैं भी कि नहीं है। तो उसका मकसद सिवाय इसके कि भाई लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि ये हमारा त्यौहार है, और एक बड़ा मकसद लोगों को फैमिली प्लानिंग के झांसे से निकालना भी है कि देखो हमारे भी बच्चे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं उनके साथ। 15-20 साल पहले लोग मुझे ताना दिया करते थे कि मुफ्ती साहब आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी डिप्रेशन में गुजरेगी, टेंशन में गुजरेगी, खिलाओगे कहाँ से, पहनाओगे कहाँ से। मैं कहता था ये सब बकवास मेरे सामने मत किया करो। ये हमारी औलाद बाद में है, अल्लाह की मखलूक पहले है। 15-20 साल में पहले ये कहता था बच्चे टेंशन नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से गिफ्ट हैं, ये होंगे तो घर में खुशियां आएंगी, अहमद की टिंड होगी। समझ रहे हो? आज अल्लाह ने वो मुझे दिखा दिया, दुनिया को दिखा दिया। तो मैं बच्चों को लेके भी, इसलिए बच्चे दिखाना मकसद नहीं होता, घुमा के ये बता रहा होता हूं भाई कि देखो ये जिंदगी ज्यादा अच्छी है बनिस्बत उस जिंदगी के जो गोरे गुजार रहे हैं। गोरे कुत्ता लेके घूम रहे होते हैं, हम क्या लेके घूम रहे हैं? बच्चे। हो सकता है ये बच्चे आपको बोझ लग रहे हों, दूसरों के बच्चे बोझ लगते हैं इंसान को, अपने बोझ नहीं लगते। जब दूसरा एक बच्चा गोद में, एक पीछे और एक इधर वॉकर में होता है ना, तो इंसान को लगता है बेचारा कितनी टेंशन में है। आपको लग रहा है भाई, जिसके हैं उसको नहीं लग रहा होता, सही है ना? तभी तुम्हें बता रहा हूं तो यार इतने बच्चों के साथ मैं खुश घूम रहा हूं, तो तुम्हें क्या मौत आ रही है? तो ये मोटिवेशन, आपको मोटिवेट करना मकसद है कि ये फैमिली प्लानिंग वालों के नारे उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, ये खुद बर्बाद हुए, तुम्हें भी बर्बाद। ये आंटियां जो तरगीबें दे रही है ना टीवी और चैनलों पे आके कि खवातीन बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, एक्चुअली इनकी अपनी जिंदगियां जाके देखो कैसी भयानक हैं। इन बेचारियों को कहीं से मोहब्बत नहीं मिलती, तरसती है खुदा की कसम ये मोहब्बत के लिए। बस थोड़ी देर जो टीवी में आके बैठी होती है ना, उतनी देर इनकी इज्जत होती है, इसके अलावा है ही नहीं बेचारियों की। जिंदगियां बर्बाद है इनकी जिंदगियों से खुशियां छिन गई हैं। तो तुम्हें भी बर्बाद करना चाह रही हैं ये आंटियां। नहीं आ रहा समझ में तो जैसे चल रहे हो ऐसे ही चलते रहो। ये बेचारी लिबरल आंटियां, इनकी अपनी जिंदगी है। कोई हमारी दादियां नानियां लिबरल नहीं थी, मजहबी थी, क्या एंजॉय किया उन्होंने लाइफ को यार। हमने जादियों से चमाटे भी खाए हैं खुदा की कसम, माओ से भी पिटे हैं, सही है ना? बुढ़ापे में उनकी खिदमत भी की है, सब बहन भाइयों ने मिलके। हम तो अपनी बूढ़ी माओ दादियों नानियों को देखते हैं, वो तो इतनी इस तरह वाली एजुकेशन उनके पास नहीं थी, बहुत एंजॉय किया उन्होंने लाइफ को। और आज लिबरल सेकुलर तबका औरत को जिस ट्रैक पर डाल रहा है ना, उससे उसकी लाइफ में सिर्फ एक एजुकेशन, जॉब, पैसा आ जाएगा, एंटरटेनमेंट खत्म, मोहब्बतें खत्म, बर्बाद, बेड़ा गर्क। तो इसलिए उस बेड़े गर्क से बचो। एक क्लिप पे बात करके बयान खत्म करता हूं मैं। बयान तो नहीं, ये सवाल जवाब का सेशन चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छे टाइम पे याद आया मुझे। 3-4 दिन पहले किसी ने एक ड्रामे का क्लिप दिखाया। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब ड्रामे देखते हैं, मैं ड्रामा नहीं देखता, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे शौक ही नहीं है ड्रामा देखने का। तो लेकिन क्लिप दिखाया, मुझे ख्याल हुआ कि मैं इस पर बात ज़रूर करूंगा कि किस तरह से ड्रामों फिल्मों में आपके घर के माहौल को ख़राब किया जा रहा है, औरत को मर्द का बागी बनाया जा रहा है।
बहू को सास का बागी बनाया जा रहा है आजादी के नाम पे। तो मैं ये बात इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूं, इन लड़कियों से कहता हूं, खुदा की कसम ये ड्रामे फिल्में तुम्हें आजादी नहीं दिला रहे, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। ये वो ड्रामे का क्लिप ये दिखाया, अब पूरी बात तो मुझे मालूम नहीं। शौहर अपनी बीवी से कहता है कि मेरी मां से माफी मांग लो। कोई अच्छा काम करेगा अगर ये क्लिप मेरे इस क्लिप के साथ जोड़ के चला दे, उस ड्रामे का क्लिप भी चला दे और ये मेरा क्लिप भी, फिर सही बात बनेगी। अगर कोई क्लिप चला सकता है ना, चला दे। शौहर बीवी से क्या कह रहा है अपनी, कि मेरी मां से माफी मांगो। बहू कहती है कि मैं सास से माफी नहीं मांगूंगी, मेरी गलती नहीं है। शौहर खींच के एक थप्पड़ लगाता है अपनी बीवी को। समझ रहे हो? शौहर क्या लगाता है? खींच के एक थप्पड़। फिर उसको ख्याल होता है कि शायद ज्यादा लगा दिया मैंने, तो थोड़ा सा मोहब्बत से बीवी के कंधों पे हाथ रखता है, तो बीवी भी उठा के शौहर को एक लगाती है जोर से थप्पड़। मैंने कहा इस पे कमेंट्स पढ़ो कि कमेंट्स में क्या है। कमेंट्स से लोगों की अक्कासी होती है। 99% पॉजिटिव कमेंट्स थे कि बीवी ने बिल्कुल ठीक किया है। बीवी ने क्या किया है? बोलो, ठीक किया है। मैं खवातीन से कहता हूं आप करो ऐसा। शौहर थप्पड़ लगाए ना, आप भी लगाओ थप्पड़, बिल्कुल आपका राइट है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं हल्फिया बोलता हूं, शौहर से मोहब्बत की उम्मीद मत रखो। वो तुम्हें सेक्स का एक आला समझ के यूज करेगा, खुदा की कसम। एक इंस्ट्रूमेंट जो बाजारों से मिलते हैं ना, इसके अलावा तुम्हारा अपने शौहर से 2 टके का रिश्ता नहीं होगा। यहां हो सकता है अगला ड्रामा ये लोग इस पे बना लें या बना भी लिया हो कि ना हो, हमें शौहर की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि शौहर ने थप्पड़ मार के अच्छा काम किया। ड्रामा अगर खानदान को जोड़ना सिखाता ना, तो कैसे बनाता ड्रामा वो मैं अभी बताऊंगा आपको। मुझसे पूछ के बनाता ना, तो मैं बताता इस तरह से बनाओ ड्रामा, उस तरह से मुआशरे की इस्लाह होगी। ये जो आपने रिप्लाई दिखा दिया ना कि शौहर ने थप्पड़ मारा और उठा के बीवी ने भी थप्पड़, तो जिन्होंने मुझे कहा ना, मैंने कहा उनके ये बोलो कि लंदन में बाप भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकता। समझ रहे हो ना? मां भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकती। लंदन की मिसालें देनी है तो फिर पूरी मिसालें दिया करो। लंदन में यह नहीं हो सकता कि शौहर बीवी का खर्चा उठाए। लंदन में शौहर बीवी का खर्चा नहीं उठाता। लंदन में शौहर बीवियों से बच्चे पैदा नहीं करते। लंदन में मर्द बीवी से शादी करता है 55 साल की उम्र में। 25 साल के लौंडे उन अंग्रेज औरतों को नहीं मिलते। लंदन में एक आदमी 100 औरतों से मुंह काला करके जब थक के बुढ़ा हो जाता है ना, फिर बीवी से शादी करता है जाके। वो जब लंदन को लेना है तो पूरा लो लंदन को मेरे भाई, आधा बोलते क्यों नहीं? नहीं लो, आधा नहीं लो। लंदन में अंग्रेज बुढ़े बीवी से वफा करते हैं, 100% करते हैं। 50-55 साल की उम्र में जब बुढ़े हो जाते हैं, 22 साल का लौंडा बीवी से वफा करे और शादी करके उसका खर्चा उठाए। ये आपको अंडा मोड़ पे इसकी मिसालें मिलेंगी। इसकी मिसालें आपको लंदन में नहीं मिलेंगी। समझ रहे हो? हम गरीबों क्या मिसाल, मेरे भांजों ने शादी की, एक 20 साल एक 22 साल, तो 3-3 4-4 साल से वफा कर रहे हैं, किसी औरत से उनका रिलेशन नहीं है। ये लंदन में मिसालें नहीं मिलेंगी। मिलेंगी 55 साल के बुढ़ों की मिलेंगी, जब किसी काम के रहे नहीं तो बीवी से, वो कहते हैं बीवी से गोरा वफा करता है। हजरत आप लंदन से आए हैं ना? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो ये लंदन वंदन की ना ड्रामा फिल्में बहुत दिखा रहे हैं। लंदन में औरत पे हाथ नहीं उठा सकते, अमेरिका में कोई हाथ उठा के देखे तो ओ भाई नहीं उठा सकते, लेकिन वहां मां बच्चे को भी चमाट मार के तो देखे। मेरे पास लंदन से औरतों के फोन आए, चीख रही है फोनों पे, कह रहे मैंने, मां कह रही है जिस बेटी को मैंने पाला, जवान किया, एक एक रातों को उसके लिए जागी, मोबाइल उसके हाथ से छीनने के लिए थप्पड़ मारा और इसने मुझे जेल भिजवा दिया। तो लंदन पूरा फॉलो करो। समझ रहे हो? इन औरतों से कहता हूं कि तुम्हारी भी औलादें होंगी। तो वो क्या कि जिस अब ये ड्रामे में जो दिखा रहा है ना, बीवी में भी उठा के क्या लगा दिया? शौहर को चमाट। तो नीचे 99% कमेंट्स जो हैं पॉजिटिव कि बेहतरीन काम किया। ऐसे मर्द का यही इलाज होना चाहिए। सास को बहू पे कोई हक नहीं है, वो क्यों माफी मांगे? मुझे लगा कि इस कदर जहरीली ये तहरीक चल रही है ना घरों को तबाह करने में, घरों को बिगाड़ने में, कि किसी मौलवी के 4-4 घंटों के बयान, दरसे कुरान एक तरफ, और ये एक छोटा सा क्लिप घरों में आग लगाने के लिए एक तरफ। अगर उस ड्रामे वालों में थोड़ी सी गैरत होती ना, घर जोड़ना चाहते, तो क्या दिखाते? वो शौहर बीवी से कह रहा है मेरी मां से माफी मांगो, तो ड्रामे वाला दिखाता कि बहू की गलती नहीं है, लेकिन ये सोच के उसने माफी मांग ली कि इसका मकाम अल्लाह ने मुझसे बड़ा बनाया। हमने तो अपने बुजुर्गों से ये सीखा है।
कोई बात नहीं यार, मेरे शौहर की क्या है ये, बोलो ना, माँ है, नहीं भी है मांग लो, छोटे बन जाओ। हाँ, सास बार बार टॉर्चर कर रही है, जहर उगल रही है, वो एक अलग बात है। उसका हल तो फिर ये कि अलग रहो, फिर भी चमाटा नहीं है, थप्पड़ फिर भी नहीं बनता। इसको हल ये कि भाई अलग, शरीयत भी यही कहती है अगर सास बहुत ज्यादा जहनी तौर पे टॉर्चर कर रही है तो भाई कहां रहो, फिर शौहर को हुक्म है कि बीवी को अलग लेके रखे। नॉर्मली हर घर में ऊंच नीच होती है, तो अगर सास ने कुछ गलती कर ली है तो छोटों को चाहिए कि वो क्या कर ले भाई, गलती नहीं भी है तो मान ले। मुझे याद है हमारे उस्ताद ने एक दफा मुझसे कहा, ये चीजें मदरसों में भी सिखाई जाती हैं, पहले हमारे घरों में भी सिखाई जाती थी, अब खत्म होती जा रही हैं सोसाइटी में। अब औलादों को, छोटों को बागी बनाया जा रहा है बड़ों के मुकाबले में। मुझे याद है मेरे उस्ताद ने एक दफ़ा मुझे कहा, मैं शागिर्द था, मुझे उन्होंने कहा कि चाय बना के ले आओ, दूध की चाय ना। मैं दूध की चाय बना के ले आया। वो मेरी तरबियत करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा मैंने तो आपसे ग्रीन टी का बोला था, आपने ग्रीन टी का नहीं, आपने दूध की चाय का बोला था। कह रहे हैं यार दूध की चाय कैसे, मैं तो ग्रीन टी का टाइम है ये। वो मुझसे खेल रहे थे, तरबियत करना चाह रहे थे। मैंने कहा नहीं जी, अब मैं बहस में लगा हुआ हूं। मैंने कहा नहीं भाई आपने ग्रीन टी का बोला था। कह रहे हैं यार, मैंने कहा आपने दूध की चाय का बोला। कह रहे हैं यार मैं ग्रीन टी किस वक्त पीता हूं, मैं बहस पे बहस, बहस पे बहस, बहस पे बहस, मैं नहीं माना। तो वो फिर हंसने लगे ना। मैं बाहर आया तो फिर उन्होंने दूसरे शागिर्द से बोला इसको जाके समझाओ, मुझे पता है मैंने दूध की चाय ही का बोला है, मैं आपकी तरबियत करना चाह रहा हूं। अगर मैं एक बात पे अड़ गया हूं, मैं आपका उस्ताद हूं, मैं आपसे उम्र में 20 साल बड़ा हूं, तो आप बोलो सॉरी। क्या बोलो? सॉरी। चले मुझसे सुनने में गलती हुई होगी, मैं ग्रीन टी बना के ले आता हूं, क्या ख्याल है? कितना टाइम लगेगा इसमें यार? इस गलती पे कोई आपको फांसी के फंदे पे थोड़ी लटका रहे हैं, या कोई आपके खिलाफ फतवा थोड़ी लिख के दे रहे हैं कि इस कमबख्त को मैंने ग्रीन टी का बोला और ये दूध की चाय बना के ले आया, लिहाजा ये दायरे इस्लाम से खारिज है, इसको मदरसे से निकालो, इसको थप्पड़ मारो, इसको उल्टा लटका के चित्रौल लगाओ, इस बदतमीज है। भाई कुछ भी नहीं हो रहा ना। एक बहस करने के बजाय बहस खत्म करने का तरीका यह है कि आप बोल दो सॉरी, मुझसे सुनने में क्या हुई होगी, गलती हुई होगी, खत्म, किस्सा खत्म। भाई आप छोटे बन जाओ और बड़े को क्या बना लो बड़ा। मुझे इससे इतनी इबरत हुई ना, मैंने कहा यार मेरी गलती है। ये वो ड्रामा था जो सोसाइटी में इस्लाह पैदा करने के लिए था। ये भी एक ड्रामा ही रचाया ना उन्होंने। उसका असर क्या हुआ? एक दफा मेरे टीचर से गलती हुई, तो हमारे हजरत ने इंक्वायरी करना शुरू कर दी कि गलती किसकी है, शागिर्द की गलती है या टीचर की। अल्लाह की कसम मैंने वो अपने ऊपर डाल दी, क्योंकि मेरे जहन में ये वाकया था कि बड़े की गलती किस पे डाल दो। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही कोई फोश काम किया और आप बोलो मैंने किया। ऐसा नहीं हो कि उसने चोरी की है और आप बोलो आप अपना हाथ कटवा के बैठे। वो छोटी मोटी चीजें जो ऊंच नीच होती रहती हैं, अब वो मिस्टेक उनकी थी। अब मुझे पता था कि अगर मैंने उन पे डाल दी तो बहुत सख्त नाराज होंगे, तो मैं अपने ऊपर डाल दूं। हम छोटे हैं भाई, बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने सख्ती से पूछा ये आपकी गलती है उनकी गलती? मैंने कहा हजरत मेरी गलती है। हजरत ने मुझे डांट लगाई, मुझे थोड़ी देर खड़ा किया सजा में, फिर फरमाया एक टांग पे खड़े हो जाओ। थोड़ी देर एक टांग पे खड़ा किया, फिर बिठा दिया। 2-3 दिन तक तंबी करते रहे, आपने ये क्यों किया, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा आइंदा एहतियात करूंगा। 2-3 दिन के बाद खत्म। गलतियों को भी ज्यादा नहीं खींचना चाहिए ना, हो गई खत्म करो, मिट्टी डालो यार, खत्म। उसके बाद हमारे उन्हीं उस्ताद को ना, जिन्होंने मुझे दूध की चाय का बोला था, उन्होंने फिर अलग से इंक्वायरी की। फिर पता चला गलती मेरी नहीं थी, किसकी थी? वो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। उन्होंने कहा वेल डन, ठीक है। तो सोसाइटी की जब इस्लाह करना चाहते हो तो छोटे को समझाया जाता है यार बड़ा बड़ा किस बात का है, वो छोटी मोटी ऊंच नीच घर में सासों से हो जाती है, क्या करो, इग्नोर करो। तो ड्रामे ने अगर इस्लाह करनी होती ना, तो सास अगर गलती करती तो बहू को यह समझाया जाता, ये दिखाया जाता कि देखो गलती सास की थी, मगर बहू ने क्या कर दिया, अपने ऊपर डाल दिया। ठीक है, मैं हर सास की बात नहीं कर रहा, बाजें तो बहुत टॉर्चर, हमें भी इस सोसाइटी में पले बड़े हैं, हमें पता है घरों में क्या होता है। तो अगर ज्यादा मसला हो रहा है तो फिर अलग रखो, फिर बीवी को माँ के साथ रखना जायज नहीं है। अगर वो बात सासें पागल कर देती हैं बहुओं को, ताने दे दे के ऐसा मारती हैं ना, ऐसे यानी तानों से मारती हैं, हाथ से नहीं मारती। हाथ से मारे ना तो नजर आ रहा होता है। ताने, औरतों के ताने ऐसे होते हैं कि तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है ना, वहां से उनके ताने शुरू होते हैं। वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। बहुएं भी दे रही होती हैं, सासे भी, नंदे भी, इनकी लड़ाइयां ऐसी होती हैं, तुम चंगेज खान की लड़ाइयों को भूल जाओ। तो इसलिए अगर ऐसा कहीं हो रहा है ना तो फिर अलग रखो, अलग। अच्छा, दूसरा काम यह होता, वो ड्रामे में यह दिखाया जाता कि देखो, पहली बात यह,
फिर ये दिखाया जाता तो कितना अच्छा होता कि भाई गलती कौन मान ले, बहू। और अगर ऐसा नहीं है कि बहू गलती नहीं मान रही, तो फिर ये दिखाया जाता कि शौहर समझा रहा है, थप्पड़ नहीं मार। उसको समझाया जाता कि इतनी सी बात पे थप्पड़ नहीं बनता है। तो ये जोड़ पैदा करने का जरिया होता। तीसरे स्टेप में अगर शौहर ने थप्पड़ मार भी दिया, गलत किया, तो ऐसे मौके पे ड्रामे में अगर सोसाइटी की इस्लाह करना चाहता ना, तो हरगिज ये नहीं दिखाता कि आगे से रिप्लाई औरत ने किया है। वो ये दिखाता कि खानदान के बड़े शौहर को लेके बैठे हैं कि बेटा इतनी बात पे थप्पड़ बनता नहीं है, इससे इस्लाह नहीं होगी। तुम्हारी बीवी के दिल में तुम्हारी माँ की मोहब्बत पैदा होने के बजाय और नफरत पैदा होगी, क्योंकि औरत ये कहेगी मेरा शौहर जो मुझसे नफरत कर रहा है, मुझे मार रहा है, वो मेरी सास की वजह से, तो इससे सास बहू के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, इससे सास बहू के ताल्लुकात क्या हो जाएंगे, खराब। तो ये दिखाते कि इस तरह समझाया जा रहा है। वो इंसान का बच्चा होगा तो खोपड़ी में उसके आ जाएगा। और अगर फिर भी उसने थप्पड़ लगा दिया, इस तरह औरत को, शौहर को समझाया जाता। और औरत को क्या समझाया जाता कि औरत मर्द पे कभी भी हाथ नहीं उठाती। उसने किया, गलत किया, हम खानदान के बड़े उसको समझाएंगे, बिठाएंगे कि ऐसा दोबारा मत करना। बेटा तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम शौहर पे हाथ उठाओ, वो सरबरा है। कभी देखा कि किसी ने सरबरा पे हाथ उठाया हो? उसकी क्या हैसियत रहेगी 2 टके की? सिवाय तलाकों के कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जब तलाक हो गई ये औरत जाएगी ना, तो आप क्या समझते हो उसको कोई बहुत अच्छा आदमी मिल जाएगा जो आइंदा कभी हाथ नहीं उठाएगा इसके ऊपर? ये तो पसंद की शादी थी जिसमें ये हो गया। तो जब सवाब की नीयत से शादी होगी, खाली सिर्फ तलाक याफ्ता से कर रहा है, सिर्फ सवाब की नीयत से, उसका क्या हाल होगा? तो सिवाय घरों को तोड़ने के, बर्बाद करने के कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। मर्द कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि औरत उसके ऊपर हाथ उठाए, उससे उसके दिल में 2 टके की हैसियत नहीं रहती। वो फिर जान छुड़ाएगा, बोलेगा एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करो, जिम्मेदारी ना उठाओ इसकी। और हो रहा है, इसका नुकसान एंड में औरत ही को होना है। तभी जो खानदानी लोग जो बेटियों का घर बसाते हैं ना, वो अपनी बेटियों को हमेशा समझाते हैं, बेटा शौहर की ऊंच नीच को तुमने घर बसाने के लिए बर्दाश्त करना है। अपना बता रहे होते हैं कि हमने बर्दाश्त किया तो आज हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं ना, सिर्फ जबानी नहीं कर रहा, अपने बच्चों के लिए भी हमने यही लॉ बनाया हुआ है। हम भी बेटियों वाले हैं, दामादों वाले हैं, हमने भी यही लॉ बनाया हुआ है कि थोड़ी ऊंच नीच हो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, आपकी जिंदगी अपने ससुराल से वाबस्ता है। शौहर कभी गुस्से में होता है, कभी नॉर्मल मूड में होता है, घर बसाने के लिए ऊंच नीच को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये चीजें दादियां नानियां सिखाया करती थी, और आज मीडिया ने वो सारी सदियों की तहजीब की ऐसी की तैसी कर दी। ये चंद क्लिप छोटे छोटे चल रहे होते हैं, ऐसी आग लगा रहे होते हैं सोसाइटी में कि इनको पता नहीं कि इनके अपने घर तो बसे नहीं होते, इनकी अपनी जिंदगी क्या होती है। इनको ना शौहर की मोहब्बत मिलती है, इनको ना बाप की मोहब्बत मिलती है, बापों से बदतमीजियां इतनी की हुई होती हैं कि बाप भी इनको अपनी बेटियां नहीं समझ रहा होता। ये सिर्फ मीडिया पे आके होते हैं, बाप बेटी में इतना अच्छा रिलेशन, कैमरा हटते ही वो रिलेशन गया तेल लेने, ठीक है ना, कैमरे के बाद कोई रिलेशन नहीं। अबे क्या रिलेशन होगा, पार्क में 2 बजे बैठी हुई है, बाप फोन करके पूछ नहीं सकता कि यहां क्या कर रही हो 2 बजे, तो ये क्या रिलेशन है? तो ये सब ऐसी की तैसी कर दी है सोसाइटी की। तो ऐसे ड्रामों से आप कभी भी मुतासिर ना हो और घरों में पाबंदियां लगाओ, अपनी बेटियों को मत दिखाओ, ये बेटियां कल तुम्हारे गिरेबान में हाथ डालेंगी। आपको याद है एक बोल फिल्म आई थी, उसमें एक गरीब बाप दिखाया जिसकी इतनी सारी बेटियां हैं, खाने को रोटी नहीं है, तो बेटी गुस्से में बाप को क्या कहती है, जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया है? क्या सिखा रहे हो यार तुम बेटियों को यार? आपका क्या ख्याल है, हर घर में चूल्हा जलता है, बहुत से घरों में गुर्बत है, उन सब बच्चियों को बाप के खिलाफ खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? सब बच्चियां, हजारों लाखों बच्चियां बाप के गिरेबान में हाथ डालेंगी। कमबख्त जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया है? खिला नहीं सकते थे पैदा क्यों किया? क्या हर घर में रोटी होती है? सबसे पहले तो सैयदा फातिमा पे एतराज होता है, हमारे नबी के घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता था। क्या हमारे नबी की बेटी ने नबी से यह कहा कि जब 40 दिन चूल्हा नहीं जलता, खिला नहीं सकते, तो ए अल्लाह के रसूल आपने नस्ल क्यों नहीं रोकी, आपने पैदा क्यों किया हमें? सबसे पहले एतराज तो वहां जाएगा। गुर्बत तो हमारे मुल्क में बहुत है, तो सब ये गरिबानों में हाथ डालेंगे। आप उसको बताओ, ड्रामे में, फिल्म में ये दिखाना चाहिए था कि बेटा खिला नहीं सकता था, फिर भी अल्लाह ने खिला के तुझे 6 फुट का बना दिया है, इतनी बड़ी कैसे हो गई बगैर खाए? और इतना खाया है कि बाप की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। ये जब ज्यादा खाता है तो इस तरह बोलता है, कम खाने वाले में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, बहुत ज्यादा खाया है। और फिर मैं अगर फिल्म बनाता ना, तो फिर मैं ये भी बोलता उसको, मैं बोलता कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मैं खिला सकता नहीं थी, पैदा कर दिया, लेकिन अब इस गलती की तलाफी हो सकती है, बंदूक लो, मारो अपने आप को खत्म।
भाई रिवर्स भी तो ये अमल हो सकता है ना। क्या ख्याल है भाई, आप गलत पैदा हो गए ना, तो जो काम गलत हुआ है उसको भाई आप आगे निकल गए, मुड़ना आपने यहां था, आप निकल गए, तो यूटर्न लिया जाता है ना भाई 180 पे वापस। तो आप गलत पैदा हो गए, अब खाने को है नहीं, पैदा गलत हो गए आप, कोई बात नहीं है, तो आप ना पैदा हो। ना पैदा होने का मतलब क्या, खत्म। 1 सेकंड आप कह सकते हो मौत की तकलीफ होती है भाई, यूं उठा, रिपोर्ट ये है कि ऐसे तकलीफ 1 सेकंड की होगी, मर जाएगा, तो गुर्बत की तकलीफ से तो अच्छा है ना, तो यूं करो, खत्म। तो अगर कोई बेटी बाप को ये ताना देती है ना कि जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया, तो बाप को चाहिए बेटा मुझसे गलती हो गई, ये बंदूक है, ये गोली है, मैं अपने सर पे कत्ल नहीं लेना चाहता, खुद अपने आप को मार दो, 2 मिनट के अंदर खत्म। आप कह सकते हैं बहुत से गरीब खुदकुशियां करते भी तो हैं, खुदकुशियों का रेशो गरीबों से ज्यादा अमीरों में है, ये जहन में रखना। खुदकुशियों का रेशो गरीबों से ज्यादा किस में है, उन लोगों में है जिनकी तोंदें फुल भरी हुई हैं। जो गरीब खुदकुशी करते हैं ना, वो गुर्बत की वजह से नहीं करते, उनमें बर्दाश्त नहीं है, तो बर्दाश्त तो चाहे मालदार में या गरीब किसी में भी नहीं होगी, तो वो खुदकुशी की तरफ जाएगा। और जिनमें बर्दाश्त है वो 40-40 दिन भी फाकों में गुजार देते हैं। हमने ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जो जेलों में बंद थे, कई हफ्ते खाने को नहीं मिला उनको। वो कहते थे कि हम ऐसे भूख से तड़पते थे, ऐसे तड़पते थे भूख से कि कहते हैं हमारे साथी को एक दफा बिस्कुटों का चूरा नजर आ गया, वो नहीं बिस्किट किसी ने पन्नी फेंकी हुई थी, कह रहे हमने वो पन्नी उठाई और चूरे को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। 2 बंदे थे जेल में, भूख से क्या हाल होगा, और कह रहे हमारी ये हालत थी कि हिला भी नहीं जा रहा। चूरे के 2 बराबर हिस्से किए, एक हिस्सा यूं करके कहते मैंने जबान पे रख के काफी देर तक चाटता रहा कि निगलना नहीं है फौरन, ताकि थोड़ा टेस्ट आता रहे। खुदकुशी बोलो नहीं की। तो जो नहीं करना होता ना, ऐसी भूख में भी नहीं करता, और जो करने वाले होते हैं इतनी बड़ी बड़ी तोंदे 1000 गज के बंगलों में, उसके बाद भी पंखे से लटके हुए सुबह दरियाफ्त होते हैं वो। तो लोगों को गुर्बत महंगाई ख़त्म करने की कोशिश करवाओ, नस्ल रोकना और इस तरह की फिल्में बनाना और बेटियों को बाप के खिलाफ बदतमीज़ बनाना, इन चीज़ों पे लोगों को मत लेकर आओ। और आइंदा कोई ऐसा क्लिप दिखाए ना कि शौहर ने बीवी को थप्पड़ मारा, बीवी ने भी जवाब में थप्पड़ मारा, उस पर नेगेटिव कमेंट्स किया करो, पॉजिटिव कमेंट्स ना किया करो। क्योंकि आज ये ड्रामे वाले ये दिखा रहे हैं ना कि शौहर ने बीवी को थप्पड़ मारा, बीवी ने भी मारा, कल पता है ये क्या दिखाएंगे कि बाप ने बेटे को थप्पड़ मारा, जवाब में बेटे ने भी बाप को थप्पड़ मारा, उस पर भी लोग क्लैपिंग कर रहे होंगे, वेल डन। अभी चूंकि इतने मॉडर्न हम हुए नहीं हैं, लेकिन उस मॉडर्निज्म की तरफ हमारा मीडिया हमें आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहा है। तो कल ये भी अभी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, कल इसको भी एक्सेप्ट करेगी और बोलेगी बाप ने थप्पड़ मारा तो बेटा और बाप के एक जैसे राइट है, अंग्रेजों के एक जैसे राइट होते हैं, कोई फर्क नहीं होता, लिहाजा बेटे ने भी थप्पड़ मारा। फिर कल दिखाएंगे माँ ने बेटी को थप्पड़ मारा, बेटी ने भी खींच के थप्पड़ मारा, लोग क्लैपिंग करेंगे, वेल डन, ऐसी माँ के साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर दिखाएंगे टीचर ने, हमें तो कॉलेज में भी हमने टीचरों से थप्पड़ खाया है, हमारे तो जहन में भी नहीं, मैं कॉलेज में था मेरे टीचर ने मुझे थप्पड़ मारा था, और जरा सी बात पे मारा, गलत किया, नहीं मारना चाहिए था, लेकिन हमारे जहन में तसव्वुर भी नहीं कि हम भी टीचर पे हाथ उठाएं। अगर उठा लेते, मैं समझता हूं मौत तक सुकून नहीं मिलता। अब तक जमीर मलामत करता कि यार मैंने किया है, मैं टीचर पे हाथ उठाया, बेसुकून हो जाता कि नहीं। जब तक उसके पांव में गिड़गिड़ा के माफी ना मांग लेता हमें सुकून नहीं मिलता। एक मकाम है मर्तबा भाई, उसने गलत किया, बिला वजह थप्पड़ मार दिया, लेकिन हम थप्पड़ कैसे मारे, हम ये कैसे हो सकता है यार, अपने टीचर पे हाथ उठे। लेकिन कल मीडिया दिखाएगा कि टीचर ने स्टूडेंट पे थप्पड़ मारा, स्टूडेंट ने खींच के टीचर को, और कमेंट्स में क्या होगी, क्लैपिंग। अभी सिर्फ मियां बीवी के रिश्ते को तोड़ रहे हैं ये लोग, कल बाप बेटे के रिश्ते को भी तोड़ेंगे, माँ बेटी के रिश्ते को भी तोड़ेंगे, सास बहू के रिश्ते की तो ऐसी की तैसी पहले ही कर चुके हैं, कुछ मजहबी स्कॉलर भी उनकी बातों में आ गए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहन भाइयों के रिश्ते को तोड़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चचा भतीजे को, मामू भतीजे भांजों के रिश्ते को तोड़ेंगे। फिर पता है सिर्फ एक रिश्ता इंसान का रह जाएगा, वो होगा कुत्ता, जो गोरे का है। गोरे को, कुत्ते को हल्का मत समझो। ये कुत्ता, गोरा जो कुत्ता लेके घूमता है, खुदा की कसम ये बहुत सारे मैसेजेस लेके घूम रहा होता है। वो बता रहा होता है कि मुसलमानों होश के नाखुन लो, अगर तुमने बर वक्त शादियां नहीं की, बच्चे पैदा नहीं किए, बड़े छोटों का अदब नहीं किया, अपने खानदानी निज़ाम को नहीं बचाया, अपनी रिवायात को नहीं बचाया, तो तुम्हें जो मोहब्बत बाप से मिलनी चाहिए थी वो भी कुत्ते से मिलेगी, जो मोहब्बत माँ से मिलनी चाहिए थी वो भी कुत्ते से, जो पोते नवासों से मिलनी चाहिए थी उसका ऑल्टरनेट भी कुत्ता, जो बहन भाइयों से रिलेशन होना चाहिए था वो रिलेशन भी तुम्हें कहाँ से मिलेगा, कुत्ता। तो हर चीज़ की जिम्मेदारी कुत्ता उठाएगा। मेरे भाई ये कुत्ते पे इतना बोझ मत डालो, इतना बोझ मत डालो। तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हैं,
काश ये बातें खोपड़ी शरीफ में बैठ जाएं किसी तरीके से। हम चीख रहे हैं, अमल करके दिखा दिया भाई, हम तो बदअमल लोग हैं। लेकिन इसमें हमने शादियां भी करके दिखा दी, बच्चे भी पैदा करके व्लॉग में दिखा। इसलिए मुझे शौक नहीं है बच्चे दिखाने का, इसलिए दिखा दिए कि यार हम भी तो है ना। लोग कहते हैं तुम्हारे पास पैसा है। अबे जब हमारी शादियां थी हमारे पास फटफटी बाइक थी पुरानी सी, मैंने 6 महीनों की किस्त पे एफएक्स खरीदी थी पिचकी हुई। उस वक्त मेरी 3 बीवियां थी, समझ रहे हो, और 10-11 बच्चे तो उस वक्त भी थे। ये तो बाद में सुस्ती का शिकार हुआ हूं मैं। उस वक्त भी हम इसी तरह खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे कोई अमाल थोड़ी है जिसकी वजह से हम खुश हैं, कोई इतने नेक आदमी थोड़ी हैं। ये तो बस एक फितरत से बगावत नहीं की हमने। तभी मुझे डर लगता है कि ये सिदराज ना हो, अल्लाह की तरफ से ढील ना हो। तो इतना कुछ बता दिया, 20 साल से मैं ये चीख रहा हूं कि नस्ल बचाओ, बच्चे पैदा करो, औरत को घर का हाउस वाइफ बनाओ। अब ये कितनी बड़ी मीडिया में एक बहस चल रही है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप यूं करें। अबे वाइफ होती हाउस है, हाउस में है, हाउस के बाहर जो है वो वाइफ कहां रही? फिर नहीं आई मेरा ख्याल है बात। वाइफ का मतलब ही हाउस वाइफ ही है भाई। जो हाउस में नहीं है तो फिर हाउस नहीं, वो होटल है। रात को मियां बीवी की मुलाकात होती है, वो होटलों में भी हो जाती है, ठीक है ना। नहीं आएगी समझ में, खुदा की कसम बहुत मुश्किल है समझाना। हाउस वाइफ, ये वाइफ का जो लफ्ज है ना, इसमें हाउस घुसा हुआ है। ये वाइफ से अलग नहीं हो सकता। वो पूरी वाइफ है ही नहीं जो हाउस वाइफ नहीं है भाई। वो आधी वाइफ है, आधी कुछ और है। वो तो वाइफ कहां हुई फिर वो? तभी देखो अरबी में बीवी को अहले बैत कहा जाता है। अहले बैत, अहले बैत का मतलब पता है क्या है? बैत घर को कहते हैं, अहल वाला, अहलुल माल माल वाला, अहले कुत्ता कुत्ता वाला। अब ये भी आ गया ना मार्केट में। आप लोगों से यूं मिला करो, पूछा करो आप कुत्ते वाले हो या बीवी बच्चे वाले हो। यानी आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि माल कमा के बुढ़ापे में कुत्ता रखना चाहिए, या बचपन में जल्द शादी करके, बाले होकर जल्द शादी करके बीवी बच्चे पालने चाहिए, इस तरह से पोते नवासे पालने चाहिए, ये कुत्ता। ये अब एक कॉन्सेप्ट को सोसाइटी में लेकर आओ कि 2 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। एक गोरे का कॉन्सेप्ट, वो क्या है? कुत्ते वाला। सारे गोरे ऐसे नहीं होते। लोग नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं, नहीं वहां भी बड़ी बड़ी फैमिलियां। मैं, मुझे पता है बड़ी बड़ी वहां भी फैमिलियां हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से क्या हो रही हैं? शॉर्ट है। अभी भी वहां भी खानदानी लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। हम इतने बेवकूफ हैं नहीं जितना आप हमें समझते। लोग कहते हैं 1 हफ्ता मुफ्ती साहब अमेरिका रहकर आए हैं, रिपोर्टें ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे पूरी जिंदगी अमेरिका में गुजरी हो। भाई हम अमेरिका 1 हफ्ता रहे हैं, लेकिन गोरों के मुल्कों में 1 हफ्ता नहीं रहे। बहुत सारे मुल्कों में बहुत दफा बहुत सारे हफ्ते रहे हैं। तो कल्चर सबका क्या है? घरों के अंदर की पोजीशन सबकी एक जैसी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हांगकांग हो। नहीं आ रही मेरा ख्याल है खोपड़ी में बात। तो इसलिए तो वो क्या कह रहा था मैं, बातें इधर उधर बहुत हो रही हैं यार। आज बहुत ही ऊट पटांग किस्म का बयान चल रहा है। यानी ऊट पटांग का मतलब कुछ बेतरतीबी सा चल रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपको देख के मुझे अहमद याद आ रहा है, तो नाराज नहीं होइएगा, मजाक कर रहा हूं। तो क्या कह रहा था मैं, अभी जो आखिरी बात चल रही थी वो तो हो गए ना। कुत्ते से पहले क्या बात चल रही थी? हाँ, अहले बैत की बात कर रहा था ना, कि वाइफ तो होती ही हाउस है भाई। हाउस का लफ्ज वाइफ की डेफिनेशन में घुसा हुआ है। तो अब देखो अरबी में घर वालों को अहले बैत कहा जाता है, बीवी को। तभी कुरान कहता है ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुत्तहिरकुम अहलल बैत। ए अहले बैत, अल्लाह चाहता है तुम्हें हर बुराई से पाक कर दे। तो यहां अहले बैत से नबी की बीवियां मुराद हैं। तो बीवियों को अल्लाह ने क्या कहा? अहले बैत। अहल माना वाला, बैत माना घर, तो अहले बैत घर वाला या घर वाली। तो अरबी में बीवी को कहते क्या है? घर वाली। इसका मतलब घर वाली और बीवी एक ही चीज के 2 नाम है, समझ रहे हो? इसी तरह उर्दू में भी घर वाली कहते हैं। यार मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, कहते हैं ना घर वाले, तो मतलब वो जो घर में रहते हैं, वो बीवी और छोटे बच्चे रहते हैं घर में। बड़े बच्चे तो निकल जाते हैं, कोई अमेरिका कोई जापान, कहां कहां चले जाते हैं। तो अगर वो घर वाली ही नहीं है तो फिर इट मीन्स वो बीवी होने का उसमें उनसर है ही नहीं। इसलिए भाई घरेलू औरतों से निकाह किया करो मेरे भाईजान, समझते हो? मत मुतासिर हो इन लिबरल और सेकुलर लोगों के नारों के। ये बज़बान हाल कह रहे होते हैं, खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये ना औरतों के हुकूक के अलंबरदार हैं, ना मर्दों के हुकूक के अलंबरदार हैं। इनके पास ना औरत के हुकूक है, ना आदमियों के हुकूक। ये सब के हुकूकों की ऐसी की तैसी